हाय स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है 11th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपको पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। उसमें आप लोगों ने पूरी बुक का एक रेफरेंस देखा था कि पूरी होल बुक में थ्रू आउट द ईयर आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन क्या है, उसकी एनालिसिस करना क्या होता है, ये सब आपने एक थॉरो स्टडी किया, राइट। आज हम लोग कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे डेराइव करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में लगभग 56 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, क्योंकि आपके 11th की होल बुक में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दैट इज़ 56 और होल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यू नेवर हर्ड इवन, तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव एक तो ये है, दूसरा मैं उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला के बाद कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगा इसमें या नेक्स्ट वीडियो में, राइट। और आइए चल के देखते हैं कि करना क्या है। आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद करने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। ध्यान रहे, फॉर्मूले जैसे F इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए याद करना है, F इज इक्वल टू एम ए। आपको ये याद नहीं करना कि एम एल -1 टी -2, इस टाइप से कुछ याद नहीं करना, होगा नहीं, बिकॉज सारे एम एल टी में, तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगे। तो इनका तरीका यही होता है कि आप सिर्फ इनके फॉर्मूले याद कर लें। फॉर्मूले याद करने के बाद डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी हो जाता है। इस चैप्टर में आगे का जो भी पार्ट है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, वो सारा डिपेंड करता है कि क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है डायमेंशनल फॉर्मूले को लर्न करना, सीखना। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम कुछ और नई फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे फोर्स में निकालेंगे वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ कहेंगे यहाँ पे कॉस थीटा भी होता है, बट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। यस, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। सो दिस इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता है mgh, ठीक है। या और भी बहुत सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड सो ऑन। आप देखेंगे सबकी यूनिट क्या है, जूल। तो जिसकी भी यूनिट सेम है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, क्योंकि आप ये स्टडी कर चुके हो कि हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स यूनिक है, सेपरेट है। लेकिन अगर किसी टू फिजिकल क्वांटिटी जैसे यहाँ पर है, इनकी यूनिट्स मैच कर रही हैं, इसका एक ही मीनिंग है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी वर्चुअली एक ही है, सेम है। तो वर्क डन की भी यूनिट होती है जूल, काइनेटिक की भी, पोटेंशियल एनर्जी की भी जूल, तो ये सब सेम है। और ये श्योर है जो भी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, हमें पहले से पता है ये सेम है, सिमिलर है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम आएंगे। मैं निकालता हूँ, देखिए क्या आते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है एम ए, डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल है, मास एम, एक्सेलरेशन एल टी -2। एक्सेलरेशन को आप ऐसे याद कर लेना, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, पर मींस डिवीजन, अपॉन टी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एल
टी स्क्वायर को ऊपर ले गए एल टी माइनस 2, 2-3 बार यूज करेंगे। ये ए बहुत यूज होता है तो याद ही आता है। डिस्प्लेसमेंट का एल है तो एल 2 बार आ रहा है तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। नाउ काइनेटिक एनर्जी, अगेन यहाँ पे एक नई बात आपको सीखने की है, हाफ डायमेंशन लेस है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। एक डायमेंशनल कांस्टेंट्स, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट विच आर हैविंग नो डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे पाई है, राइट, पाई 3.14, बट उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही 1/2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो 1/2 को छोड़ देंगे। तो 1/2 छोड़ दिया, m हो गया m और v एल टी माइनस 1 उसका स्क्वायर है, तो क्या हुआ m एल स्क्वायर टी माइनस 2। सेम आ रहा है mgh मास g एल टी माइनस 2 और हाइट l, कलेक्ट कीजिए m एल टू टी माइनस 2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके यूनिट सेम है वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं। और अगर आपको पता है कि ये और ये 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली सेम है क्योंकि उनकी यूनिट सेम है, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आएंगे। लेकिन इसका रेसिप्रोकल ट्रू नहीं है, मीनिंग ऐसा हो सकता है कि 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। जैसे ये वर्क डन है, एक होता है टॉर्क। टॉर्क आपने फर्स्ट टाइम सुना है। टॉर्क होता है अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मीनिंग ये एक बॉडी है, मैं इस बॉडी को मूव भी करा सकता हूं और इसको रोटेट भी करा सकता हूं ऐसे। तो रोटेट करने वाले फोर्स को कहते हैं टॉर्क और ट्रांसलेटरी मूव कराने वाले फोर्स को कहते हैं फोर्स। तो रोटेशनल फोर्स एक तरह से आप समझ लो अभी फिलहाल शॉर्टकट में कि रोटेशनल फोर्स जो है, जो फोर्स बॉडी को रोटेट करवाता है वो कहलाता है टॉर्क और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जैसे ये एक बॉडी है, यहां पे आपने इसको पिन अप कर दिया, यहां से फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट होगी ऐसे चारों तरफ से, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो इस फोर्स के ऊपर। तो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फोर्स का F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। फोर्स को ओपन करेंगे m एल टी माइनस 2 और ये L, तो हो गया m एल टू टी माइनस 2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बिल्कुल सिमिलर है इनके जैसा। तो ये ध्यान है, अगर आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का होगा, इसका होगा या किसी और का होगा। लेकिन अगर ये दिया हुआ है 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर सिमिलर, तो 100% उनके डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे सेम। इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि 2 वे ट्रैफिक नहीं है, यानी सारे के सारे कंसेप्ट ओनली 1 वे में ट्रू है, उनके रेसिप्रोकल ट्रू नहीं है। ये ध्यान रखना। जैसे आपने यही देख लिया कि 2 सिमिलर क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, लेकिन एक डायमेंशनल फॉर्मूला अगर है तो 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती हैं।
हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का है या काइनेटिक एनर्जी का है या वर्डन का है। लेकिन अगर हमें पता है वर्डन की यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सिमिलर है, तो उनके डायमेंशनल फॉर्म भी सिमिलर होंगे। जैसे अब हीट एनर्जी है, उसकी यूनिट भी होती है जूल, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं ml/T-2। साउंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ml/T-2। आपको और कोई एनर्जी है, बट एनर्जी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो जूल वाली, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जो सिमिलर होती हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं सिमिलर। लेकिन अगर एक डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हो तो हम ये नहीं कह सकते ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है, ये एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। साथ ही आपने एक फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क के बारे में सीख लिया, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी वो फोर्स जो बॉडी को रोटेट करवाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और जो फोर्स बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन देता है उसे कहते हैं सिंपल फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, डिस्टेंस ml/T-2 और डिस्टेंस n। ठीक है, तो ये हो गया ml/T-2। अब आता है हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटी, आगे चलते हैं। मोमेंटम, ये शायद 9th क्लास में आपने सुना हो। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? दुनिया में जितनी भी कोलिजन्स हैं, टक्कर होती है, जैसे ट्रेन और बस की कोलिजन हो गई या 2 बस कोलाइड कर गई, जब भी कोलिजन का इम्पैक्ट निकालते हैं कि इसने, एक बस ने दूसरी बस को कोलाइड किया तो कितनी उसने इसको लॉस पहुंचाया, कितना इम्पैक्ट था, वो हमेशा मोमेंटम से मेजर किया जाता है। एक बॉडी का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगी, और जितना कम होगा मोमेंटम उतना कम लगाएगी। तो मोमेंटम हमेशा कोलिजन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं, मास का m, v का L/T-1, तो ये हो जाएगा mL/T-1 मोमेंटम। इम्पल्स, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम को कहते हैं। फोर्स इनटू टाइम मतलब इम्पल्स क्या होता है? एक लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, तो इसे कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट मारा और सिक्सर बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, तो बॉल बैट के कांटेक्ट में कितनी देर रही? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक। यानी बैट ने बॉल पर फोर्स बहुत कम टाइम की लगाया, बट बहुत स्ट्रॉन्ग लगाया, तो फोर्स तो ज़्यादा था बट टाइम कम था, तो फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स और मोमेंटम के डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम आएंगे। देखते हैं, फोर्स का ma, m का m और एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L/T-2, और टाइम का t। ठीक है, तो क्या हो गया? T-2 और +1 -1 mL/T-1। तो आप देखो ये और ये सेम है। आप न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और उससे पता करेंगे कि ये दोनों सेम होता है। आगे हमें स्टडी करनी है इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस
प्रेशर को कहते हैं, प्रेशर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप बहुत यूज कर चुके हैं, m इंटू ए, एम फॉर मास, ए एक्सलेशन, एल टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको ऊपर लेके कलेक्ट करो सारे, एल एम एल माइनस 1, क्योंकि -2 ऊपर गया और +1 पहले से, -1 टी माइनस 2। ये हो गया स्ट्रेस यानी प्रेशर का। स्ट्रेन, अब मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी दिखा रहा हूं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले होते ही नहीं है। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। सिंपल वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ और चेंज इन लेंथ कैसे निकालोगे? L2 माइनस L1। तो जब चेंज इन लेंथ होगी, जैसे 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, तो सारे मीटर क्या होते हैं? L, चाहे लेंथ छोटी हो या बड़ी हो, शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए चेंज इन लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला भी लेंथ वाला ही होगा। तो इसका भी डायमेंशन L, लेंथ का T ऊपर ले जाओ, LT माइनस 1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलें वरना हाफ मार्क्स पेपर में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी, चेंज इन लेंथ L और लेंथ, इसको करेक्ट कर लीजिए। चेंज इन लेंथ L और लेंथ तो होती ही L है, L से L कैंसिल हो गया तो आ गया L0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें M और T आपको दिखाई नहीं दे रहा, M0, L0 आया ही है, T दिखाई ही नहीं दे रहा। तो जब डायमेंशन सबकी 0 है तो इसको कहते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। इसको फिर क्या नाम देंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, और ये सारी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन फॉर्मूले वो क्या है? डायमेंशनल क्वांटिटी। इसमें डायमेंशन लेस हटा देना तो डायमेंशनल क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो दो तरह की क्वांटिटीज आपने देख ली, डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसे ही कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते वो कहलाते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो जैसे अभी हमने हाफ mv² का हाफ यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिया क्योंकि हाफ था डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसके अलावा पाई, आपने पाई का काफ़ी यूज़ किया होगा, इसकी वैल्यू होती है 3.14। 14 के बाद कोई यूनिट लिखते हैं? नहीं, क्योंकि इसकी ना यूनिट होती ना डायमेंशनल फॉर्मूला होता। तो पाई क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू सेम रहेगी इसलिए वो कांस्टेंट है। तो डायमेंशन लेस वाला कांस्टेंट। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सो ऑन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके किसी के भी, बाकी भी 3 और है, सेक, कोसेक एंड कॉट, किसी की भी डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। जैसे मैं साइन थीटा का बताऊं, साइन थीटा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल, इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये भी याद कर लीजिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, साइन, कॉस, टेन, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, इनको आप रिवर्स करके देख सकते हैं दोबारा।
फिर आता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियरिंग मॉडुलस, इन सब का कॉमन पॉइंट क्या है? सब में मॉडुलस नाम आ रहा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ शियरिंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस जिसमें भी आए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्रेशर जैसा, ये ध्यान रखना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसको लिख देता हूं, इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और जितने भी मॉडुलस वाले हैं, जैसे शियरिंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियरिंग मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब में कॉमन क्या है? मॉडुलस कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले, बस प्रेशर याद रखना, प्रेशर जैसे होते हैं इनका फॉर्मूला होता है, जैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेस प्रेशर, इसीलिए ये प्रेशर जैसा है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, mL(T-2) फोर्स का हो गया, एरिया का L², लेंथ इंटू ब्रेथ, ओपन करेंगे तो mL-1T-2, ये आ गया। ये mL-1T-2 इन सब का है, सभी का है। ये कहां से आता है? एक चैप्टर आएगा आपका इलास्टिसिटी, उसमें हम बॉडी की इलास्टिक नेचर की स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा जैसे रबर बैंड है या स्प्रिंग है, तो whenever you apply some force onto spring it stretched out, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी। तो जब भी किसी बॉडी की शेप या साइज आप डिस्टॉर्ट करते हो तो हम कहते हैं बॉडी में स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो बॉडी पर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन भी उतना ज़्यादा होगा। हम स्ट्रेस कम लगाएंगे, स्प्रिंग है जैसे स्ट्रेस कम लगाया तो कम स्ट्रेन हुआ, थोड़ी कम स्ट्रेच हुई। हमने ज़्यादा स्ट्रेच लगाया, ज़्यादा स्ट्रेच हुई। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं तो फिजिक्स में एक रूल है कि इसकी जगह कांस्टेंट लगाना होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ई लगा दिया, स्ट्रेन ई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस यहां और स्ट्रेन नीचे चला जाएगा अपॉन स्ट्रेन। यही मैंने आपको फॉर्मूला यहां पे लिखा था, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मॉडुलस हैं सबके सब स्ट्रेस हैं, और स्ट्रेस होता है प्रेशर, इसलिए इन सब की भी आपको याद हो गई। तो जब भी मॉडुलस आए तो बस प्रेशर का रफ में डायमेंशन फॉर्म में निकाल लेना और लिख देना, आपका ठीक होगा। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या पहले एंगल देख लें। ये मान लीजिए सर्कल है,
दिस इज एंगल, ये रेडियस है, इस पोर्शन को कहेंगे आर्क। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक लेंथ है तो L डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियस क्या है L, तो L क्या हो गया 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T0। तो एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ये भी एंगल, जैसे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, पाई का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, थीटा का भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनवाता हूं, टू टाइप्स के मोशन के बारे में, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशन मोशन क्या होते हैं? जब बॉडी लीनियरली मूव करते हैं, जैसे मैं इससे मूव कर रहा हूं, ये है ट्रांसलेशन मोशन, और मैं अपनी जगह पे रोटेट करूं तो ये क्या है? रोटेशनल मोशन। इस वाले में जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, जो यूज करते हैं अब तक बचपन से, वो है इसके लिए। बट उन क्वांटिटीज का नाम रोटेशन मोशन में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा होता है। मीनिंग जैसे एक बॉडी है, यह हम बनाया था, एक बॉडी यहां से यहां मूव करके आती है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये है ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और बॉडी यहां थी, यहां पे आ गई, ये इतने एंगल से डिस्प्लेस हुई। देखिए बॉडी ऐसे थी, ऐसे आ गए, तो ये एंगल है, तो एंगल को कहते हैं एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही होता है, जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा सब जानते ही हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहते हैं यहां पे, ये जो सिंबल है ये रोमन लेटर है, इसे कहते हैं ओमेगा। ये कहते हैं ना आप लोग ओ माई गॉड, यानी ओमेगा, वहां से आपको याद रहेगा ओमेगा। ये है एंगुलर वेलोसिटी, और इसको v से नोट करते हो तो v और ओमेगा में रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो गया? v अपॉन आर। v का डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, r क्या होती है? रेडियस, l से l कैंसिल, तो t-1। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, दिस इज t-1। एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू आर एल्फा, एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एल्फा क्या हो गया? a अपॉन आर। a एक्सेलरेशन है, L-t-2, r रेडियस है जो कि लेंथ होती है, L से L कैंसिल हो गया, t-2। तो एक्सेलरेशन L-t-2, ये t-2। फोर्स, यहां पे फोर्स का नाम यहां पे अभी आपने देखा था टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क की फॉर्मूला आपने निकाला था, वर्क डन जैसा आया था, ml/t-2, फोर्स का ml/t-2 और ये डिस्टेंस आ गई, दोनों का आ गया। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, टॉर्क का। तो इस टेबल से आपको मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी कि, और ये भी पता चलेगा ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा, ओमेगा, ये कुछ नए लेटर भी सीखेंगे क्योंकि सारी की सारी डिस्कवरी इंडिया में तो हुई नहीं है। तो जिस कंट्री में जो भी डिस्कवरी हुई उसने अपने कंट्री के अल्फ़ाबेट डाल दिए, तो आपको कई तरह के अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे। 11th में ज़्यादा नहीं, 4-5 नए लेटर्स याद करने होंगे जो मैं टाइम टू टाइम करवा दूंगा। अभी आपने ओमेगा किया है, अल्फा किया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। आपने एनर्जी डेंसिटी देखा होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी और वॉल्यूम को डिवाइड करना सिंपल है, ये बाद में बताता हूं। सबसे पहले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपने पहले भी सुना हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब भी एक बॉडी किसी दूसरी सरफेस पर मूव करती है तो हर सरफेस दूसरी बॉडी के मोशन का अपोज करती है। इस अपोजिशन को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, इसलिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बॉडी इधर चल रही है तो इधर होगा, बॉडी इधर चल रही है तो इधर होगा। कॉमन चीज क्या है? फोर्स। फोर्स कई सारे तरह के होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स। लेकिन इसमें कॉमन फोर्स आ रहा है तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले फोर्स वाले ही होते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो ये सब फोर्स वाले हैं। आपने शुरू में पढ़ लिया कि अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनके एक्चुअल फॉर्मूले कुछ भी हों बट डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? ml/t-2, जो नॉर्मल फोर्स का होता है। अब विस्कोसिटी। क्या होता है? हर बॉडी, ये हमने अभी एग्जांपल लिया था फ्रिक्शन फोर्स का, सॉलिड बॉडी पर सॉलिड बॉडी मूव कर रही थी। ऐसे लिक्विड भी अपने अंदर या अपने सरफेस पे किसी बॉडी के मोशन का अपोज करता है। जैसे मान लो एक मोटर बोट जा रही है सी में, काफ़ी फास्ट है, आप उसका इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या मोटर बोट सेम स्पीड से चलती जाएगी और पूरे अर्थ का एक रोटेशन शुरू कर देगी, चक्कर लगाएगी? नहीं, कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो उसको मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता। नहीं, लिक्विड जितने भी हैं दुनिया के वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। लिक्विड के फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, इसकी यूनिट भी होती है न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब विस्कस फोर्स, राइट। तो जितने भी हमारे फोर्स हैं उनकी यूनिट तो सेम आनी है, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आनी है, यूनिट भी सेम होती है। विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है बट अप्लाइड बाय द लिक्विड। इसका एक नाम और है ड्रैग फोर्स, क्योंकि जब भी लिक्विड में, जैसे मोटर बोट है, कोई भी बॉडी मूव करती है तो लिक्विड उसको ड्रैग करता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ड्रैग करता है। तो इसलिए लिक्विड के फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या हो गया? एक नाम ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब आपके हैं। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है। जो भी विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शन होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होता है, और डेप्थ जो होती है रिवर के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मान लो ये फ्लोट कर रहा है तो ओनली ये वाला एरिया लिक्विड के टच में है, वाटर के टच में है, तो ये एरिया होगा। या कोई शिप है, कोई बड़ा है, कोई बड़ी डिवाइस है, तो उसका जितना भी एरिया वाटर को टच कर रहा है वो है कॉमन एरिया। तो यहाँ पे आता है एरिया। तो जो जितना ज़्यादा एरिया होगा ड्रैग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, VA/L। ईटा ये एक नया लेटर, जैसे अभी आपने एल्फा किया था लन, ईटा किया और आपने ओमेगा किया था, ठीक है। तो 3 लेटर्स हो गए आपके। ये एन जैसा दिख रहा है बट इसको एन नहीं कहते, इसकी एक लेग थोड़ी सी लेंदी है, यह है ईटा। तो ईटा क्या हो गया? F × L/VA। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2 L VL/T-1 एरिया L², लेंथ ऑफ ब्रेथ। सबको बस कलेक्ट करना है। M एक ही आ रहा है, M L³ नीचे और ऊपर L² है तो L-1, T-2 है और यहाँ पे -1 है, ऊपर जाएगा +1, तो -2 और +1 हो गया -1। तो ML-1 T-1 ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सॉरी हाँ ठीक है, विस्कोसिटी या कोफिशिएंट विस्कोसिटी एक ही ना आते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हो गया हमारा ML-1 T-1। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दुनिया में कुछ डिस्कवरीज हुई थी, कुछ ऐसी भी डिस्कवरी हुई हैं जो हमारे लिए बहुत न्यू थी और आज उन्हीं की बेसिस पे आज बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो गई। जैसे न्यूटन ने दिया था एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल साइंस को डिस्कवर किया था, और आज हमारी जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं आज उसी की बेसिस पे किए जाते हैं। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल साइंस है वो कहता है कि दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी उसका मास है m2, बीच में डिस्टेंस उनकी है r, तो हर बॉडी जिसमें मास होता है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। दुनिया की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, आप ये समझ लो। जैसे ये मार्कर है, ये आपके रजिस्टर को अट्रैक्ट करेगा, ये बेंच को अट्रैक्ट करेगा, ये डस्टर को अट्रैक्ट करेगा, ये सबको, ये मुझको अट्रैक्ट करेगा, मैं इसको करूंगा। जितने भी बॉडीज हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, जिसमें भी मास होगा वो दूसरे मास को अट्रैक्ट जरूर करेगा, ये लॉ है। तो ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो किस किस पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के। इसका मीनिंग हुआ मास जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बॉडी जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना फोर्स कम होगा। प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल जी से लिखते हैं। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यह सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से भी काम चलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। आप सन पे जाएंगे तब भी 6.67 10 की पावर -11, अर्थ पे भी इतनी, सन, मून, जुपिटर, कहीं किसी भी प्लैनेट में चला है जी, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट, इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, जैसे स्मॉल जी की वैल्यू आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते आए हो, बट ये हमारी अर्थ पे ही कांस्टेंट नहीं है। अमेरिका में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, कनाडा में डिफरेंट होगी, इंडिया में अलग होगी। तो हम ज्योग्राफिकल जब मूव करते हैं तब भी जी चेंज होता है। जब हम 1000 किलोमीटर या और ऊपर पहुंच जाएं तब भी जी की वैल्यू चेंज होती है। हम नीचे डेप्थ पे पहुंच जाएं तब भी जी की वैल्यू चेंज होने लगती है, कम होने लगती है और सेंटर पे जाके जीरो ही आती है। तो इसलिए ये जी काफी बड़ी डिस्टेंस तक कांस्टेंट, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, यूनिट्स भी होती हैं। जैसे जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, फोर्स का ma, m का मास, a का एक्सीलरेशन का lt माइनस 2, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, m1 m2 क्या हो गया m स्क्वायर। कलेक्ट कर लीजिए, m माइनस 1 l3 t माइनस 2। बहुत कम ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले मिलेंगे जिसमें मास माइनस में होगा, ये उनमें से एक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपने देखा था पूरे फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ कांस्टेंट। कांस्टेंट आप देख लिया, यूनिवर्सल कांस्टेंट कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है। यह वेरिएबल होंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। मैं कभी 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, कभी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगी, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट। अब ये दोनों भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो कांस्टेंट है वो होते हैं 2 टाइप्स के, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल जैसा नाम बता रहा है, ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, जैसे इसका है ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख रहे हैं सामने, तो जी क्या हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, एक होते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 है, तो कांस्टेंट है बट इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये पाई क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो 2 टाइप से कांस्टेंट हो गए। ऐसे वेरिएबल भी 2 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल एंड जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल अभी आपने पढ़े थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस है, और इनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। कभी एंगल हो गया 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, वेरिएबल है, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो ये सब क्या है, ये वेरिएबल है और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं है, इसलिए है डायमेंशनलेस वेरिएबल। और बाकी जितने वेरिएबल अभी हमने इससे पहले स्टडी किए थे उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले थे और वैल्यू भी फिक्स नहीं थी, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वो थे डायमेंशनल वेरिएबल। तो आपने देख लिया टोटल ओवरऑल 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट देख लिया आपने यहाँ पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी डायमेंशनल कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है, और फॉर्मूला वो एक्सेलरेशन वाला ही है क्योंकि ये है एक्सेलरेशन ही, और सारे लाइक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं, इसका भी सेम हो गया। ऐसी वेरिएबल है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। कुछ ये डायमेंशनलेस वाले वेरिएबल लिखे हुए हैं, बाकी सारे क्या है डायमेंशनल, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले, राइट। तो आज आपने इतने डायमेंशनल फॉर्मूले देखे, आप इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, फिर मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा और वो असाइनमेंट इन्हीं के ऊपर बेस होगा। आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं उनको चेक कर लूंगा और उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।